डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम को इन डिटेल और अच्छे से समझने के लिए आपको एक टर्म और जानना चाहिए। वो क्या है? फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है। तो क्वेश्चन पहले ये आपको सोचना है कि फेज की जरूरत क्या पड़ी एसएचएम में। तो मेरा क्वेश्चन मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं, आंसर आपको सोचना है। क्या मैंने यहां पर 3 फिगर्स ड्रा किए हुए हैं। डेफिनेशन पे मैं आऊंगा। डेफिनेशन वेरी सिंपल है, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि फेज और फेज डिफरेंस का क्या रोल है एसएचएम में। आपको एसएचएम डिटेल में समझना है, उसके डेप्थ को जानना है, तो आपको फेज और फेज डिफरेंस के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या है कंसेप्ट? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसका आंसर आप सोचिए। एसएचएम में होता क्या है कि पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ पे। देखिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो मुझे पार्टिकल की पोजीशन जाननी है। क्या जाननी है? पार्टिकल की पोजीशन। तो मैं पहले फिगर को ले रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, और मैं की पॉइंट के फॉर्म में मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। फेज मिलेगा, फेज ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, इनिशियल फेज मिलेगा। इनिशियल फेज का एक और नाम है इपोज, वो भी आपको जानना है। फेज डिफरेंस क्या होगा और नीड ऑफ फेज, वो मैं पहले आपको क्लियर करता हूं। नीड ऑफ फेज, देन मैं फेज की डेफिनेशन पे आऊंगा, फिर फेज डिफरेंस पे आऊंगा, फिर फेज ऑफ ऑसिलेशन पे आऊंगा। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को मैं क्लियर करता हूं आपको। पहले तो आप ये जानिए कि फेज जैसी चीज आपको क्यों जाननी चाहिए। पहला क्वेश्चन है मेरा, फेज जैसी चीज आपको क्यों जाननी चाहिए। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। देखो, पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, मुझे पार्टिकल की पोजीशन जाननी है। क्या जाननी है? पार्टिकल की पोजीशन। मैंने कहा किसी टाइम पर मान लो ये पार्टिकल चल तो इधर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन मुझे इस पॉइंट ओ के ऊपर नीचे देखनी है। मतलब ओ है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहां पर पार्टिकल की पोजीशन है एन। क्या है? ये है पार्टिकल की पोजीशन एन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल एन पर है और वो कितने डिस्टेंस पर है? वो वाई डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? वाई डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? वाई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि पार्टिकल यहां पर है या पार्टिकल यहां पर है। आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि पार्टिकल पी डैश पर है कि पी डबल डैश पर है, इस जगह पे है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि हमारी जो पार्टिकल की पोजीशन है वो ये है, पार्टिकल हमारे पास यहां पे है। मैंने कहा कि एक पार्टिकल ओ से वाई डिस्टेंस पर है, एक पार्टिकल जो हमारे पास एन है वो ओ से वाई डिस्टेंस पर है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आपके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगी कि ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ही आपको फेज पढ़ना है, क्योंकि बिना फेज पढ़े आप ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल अगर एन पॉइंट पर है, पार्टिकल अगर एन पे है तो वो उस टाइम पी डैश पे रहा होगा या पी डबल डैश पे रहा होगा। इसका आंसर आपके पास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल अगर एन पे है तो उसकी पोजीशन उस टाइम पी डैश होगी कि पी डबल डैश होगी। अगर इसका आंसर है तो फेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तभी फेज पढ़ना है, और होपफुली नहीं होगा। तो देखो क्या करना है, अगर एन पर है तो आप श्योर नहीं हो कि पी डैश पर है कि पी डबल डैश पे है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पार्टिकल चल इधर से रहा है। अगर पी डैश पर होगा, कहां होगा? अगर पी डैश पे होगा तो इसका मतलब है पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। ये पी डैश के लिए बता रहा है। क्या बता रहा है? ऊपर वाला जो एरो है वो पी डैश के लिए बता रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाता जाएगा और यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल क्या है? वाई धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल इधर जब आएगा तो ये वाली बात हो जाएगी पी डबल डैश के लिए। मतलब आपको पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि पार्टिकल है कहां और जा किधर रहा है। मतलब एक तो पोजीशन चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन दे दे, मतलब
अगर आपके पास ऐसी कोई क्वांटिटी है और जो ये दोनों बातें आपको बता दें, उसको बोलते हो आप फेज। तो फेज क्या करता है, अब आपके पास आंसर आ गया। नीड ऑफ फेज क्या है, नीड ऑफ फेज को मैं एक लाइन में लिख देता हूं, देखो नीड ऑफ फेज, नीड ऑफ फेज, फेज क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन देता है वो आपको डेफिनेशन में मिल जाएगी। ये तो हो गई नीड, आपको नीड पता चली। नीड मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन n है, देखो पार्टिकल की पोजीशन n नहीं है, यहां पे क्या है, पार्टिकल तो यहां पर है और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे है, n पे है। n क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। इस पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है वो ON बताएगा। पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है n। कोई भी पार्टिकल यहां पर है या यहां पर है, वो उस पॉइंट से पार्टिकल की उस जगह से, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इस डायमीटर पर, तो आपको मिलता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, ये मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है वो बता देगा पार्टिकल की पोजीशन। मैंने क्या बोला, पार्टिकल की पोजीशन ये है, पार्टिकल यहां पे है और उसकी पोजीशन को शो करने के लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। लेकिन इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फेस को जानने के लिए आपको उसी पार्टिकल से क्या बनाना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये एंगल आप यहां से बनाएंगे, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपके पास थीटा। क्या होगा, थीटा। देखिए इस लाइन को हम लोग लेते हैं रेफरेंस लाइन। क्या लेते हैं, रेफरेंस लाइन लेते हैं। जब तक रेफरेंस लाइन नहीं होगी आपको फेस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये तो समझ में आ गया कि फेस क्यों पढ़ना चाहिए, अब फेस निकालेंगे कैसे वो देखिए। तो देखो एक होती है रेफरेंस लाइन, अगर ये थीटा एंगल पर है तो इस पार्टिकल का जो फेज है, इस पार्टिकल की पोजीशन तो ये है, और इस पार्टिकल की पोजीशन जब ये होती है, इस पार्टिकल की पोजीशन ये होती है, तो उस टाइम फेज कितना है, उस टाइम फेज थीटा है। अच्छा, जब ये पार्टिकल घूमते घूमते P डबल डैश पर आता है, उस टाइम पार्टिकल की पोजीशन तो n है, लेकिन फेज कितना है, फेज देखो, फेज ये आएगा, ये फेज कितना होगा, आपको रेफरेंस लाइन से लेना है। ये फेज आपको मिलेगा इतना, ये फेज आएगा, ये फेज कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगर ये थीटा है और इस थीटा को आप मान लो 60 डिग्री, तो इधर ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास, इसको मैं ले देता हूं 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्या पता चला कि इस P डैश के लिए जो फेज है वो 60 डिग्री है और P डबल डैश के लिए फेज कितना हो गया, 120 डिग्री। इससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि पार्टिकल जा कहां रहा होगा। 60 डिग्री होगा अगर फेज, तो पार्टिकल जा रहा होगा अप डायरेक्शन में। ठीक है, अगर 120 डिग्री फेज है तो इसका मतलब पार्टिकल लौट रहा होगा, तो P डबल डैश लौटने के लिए शो करता है और P डैश ऊपर जाने के लिए शो करता है। तो फेज से पता चला, थोड़ा आपको आइडिया लग गया। रेफरेंस लाइन लेनी है क्योंकि फेज एंगल आपको रेफरेंस लाइन के साथ ही काउंट करना होता है। तो ये पता चल गया। इसकी अगर इक्वेशन लिखनी होती तो कैसे लिखते, देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जब आपने लिखी होगी तो आपने रेफरेंस लाइन के साथ लिखा होगा। क्या लिखा होगा, देखो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो ये होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, वो होती है y a sin ओमेगा t होता है, ओमेगा टी होता है। देखिए ओमेगा टी एक्चुअली क्या है, थीटा है। ओमेगा टी क्या है, थीटा होता है। देखिए थीटा ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। एक सेकेंड में कितना एंगल घूमता है, देखो कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक सेकेंड में कितना एंगल घूमता है, वो होता है ओमेगा। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या ले सकता हूं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है, ये जो पार्टिकल है वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, टी टाइम में यहां पर पहुंचा था, तो क्या हो जाएगा, टी टाइम में अगर कोई पार्टिकल यहां से चल के यहां चलता है तो कितना घूम रहा होगा, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, टी टाइम में घूम रहा है, तो ओमेगा इंटू टी कर देंगे। ओमेगा इज द ओनली एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, तो टी टाइम में ओमेगा इंटू टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये तो होता है थीटा।
देखो यहां पर फेज कितना है, यहां पर पार्टिकल यहीं से चला है, रेफरेंस लाइन से चला है, इसलिए फेज नहीं है यहां पे। तो मैं इसको लिख सकता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, ये मैं ले सकता हूं। इसका मतलब है इस फिगर में अभी फेज 0 है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल चला है P से। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर पार्टिकल P से ना चलता तो क्या होता। नहीं चलता तो मैं मान लेता हूं इस जगह से चलता। जब इस जगह से चलता तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ फेज पे बैठा होता। तो हमने कहा ये जो एंगल है अभी ये है फाई एंगल, ठीक है, फाई फेज पर ये बैठा है, फाई एंगल पे P पॉइंट P पे है, और ये टी टाइम में, कितने टाइम में? टी टाइम में यहां पहुंच जाता है, कहां पर? P डैश पे पहुंच जाता है। तो ये यहां से चला है ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से, और ये टी टाइम में यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि ये कितना एंगल घुमा होगा? ये ओमेगा इंटू टी कर दोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं कह रहा हूं यहां से जो ये एंगल आया ये आ गया पूरा ओमेगा टी आ गया। लेकिन आपको जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखनी है वो तो लिखनी होती है रेफरेंस लाइन से। किससे लिखते हो? रेफरेंस लाइन से लिखते हो। रेफरेंस लाइन से जो ये एंगल आएगा इसका वो कितना होगा? वो तो होगा ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पर इक्वेशन कैसी आएगी? यहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितनी आएगी? ये ऊपर वाले फिगर के लिए बात हो गई। इस फिगर के लिए क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू ए साइन, यहां क्या होगा? ओमेगा टी। देखिए पूरा तो होता है ओमेगा टी, पूरा होता है ओमेगा टी, ये फाई है, तो ये कितना बचा? ये आपको बचेगा ओमेगा टी माइनस फाइव। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे सारी की सारी इक्वेशन लिखनी होती है रेफरेंस लाइन से, मुझे फेज भी देखना होता है रेफरेंस लाइन से। तो रेफरेंस लाइन को छोड़ना मत। ये समझ में है कि ये क्या था? रेफरेंस लाइन से नीचे था तो नेगेटिव आया। तो क्या रेफरेंस लाइन से अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू करे, जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूं, देखो कोई पार्टिकल क्या हो, ये है रेफरेंस लाइन। अब पार्टिकल यहां पर बैठा हो पहले से, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? ये तो फाई होगा। अब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, यहां पहुंच जाता है, कितना एंगल घूमता है? ये एंगल घूमता है ओमेगा टी। कितना घूमता है? ओमेगा टी एंगल घूमता है। इसको मैं और क्लियर करके लिख दूं। देखो ये एंगल घूमता है ओमेगा टी, ये एंगल आपके पास आता है ओमेगा टी। इसका मतलब है कि पार्टिकल यहां से, ये टी इक्वल टू 0 टाइम पे था और टी इक्वल टू टी टाइम पर यहां पहुंच गया, तो ये पी से कहां पहुंच गया? पी डैश पे पहुंच गया। तो पी डैश से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, वो होगा एन। इतने ये जो डिस्टेंस होती है ये पार्टिकल है, पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे जिसको बोलते हो फोटा परपेंडिकुलर, और ये फोटा परपेंडिकुलर बताता है पार्टिकल की पोजीशन, मीन पोजीशन से कहां पे है। तो ये मीन पोजीशन से पार्टिकल यहां पर है, y डिस्टेंस पर है, और इस टाइम पर क्या हो रहा? पार्टिकल इधर जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, इधर जा रहा है, यहां से जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, इस पॉइंट P से जा रहा है। अब की बार यहां से नहीं जा रहा है, कहां से जा रहा है? इस जगह से जा रहा है। तो हो क्या रहा है? जब ये यहां से जाएगा ओमेगा वेलोसिटी से और टी टाइम पे यहां पहुंचेगा तो ऊपर जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अभी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन इस साइड में आ रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? तब भी पॉजिटिव होता। लेकिन अगर यहां की बात होती, घूमते 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 पार्टिकल यहां आ जाता, उस टाइम आपके पास जो y आता वो नेगेटिव आ जाता। अगर पार्टिकल यहां पे या यहां पे कहीं होता तो इस जीरो से इस लाइन के नीचे आते हैं। कहां आते? इसको मैं देखो लिख देता हूं, ये है ए, ये है ए डैश, ठीक है, सॉरी, ये इसको कुछ मैं नाम दे देता हूं। ये डायमीटर होता है हमारे पास एक्स डैश, ठीक। इस डायमीटर को मैं दे देता हूं वाई डैश, वाई डैश। तो वाई डैश पर क्या आएगा? चलो इसको कुछ और नाम देता हूं, वाई यहां पे है, इस डायमीटर पे होगा कुछ, ठीक है। इस डायमीटर को नाम दे दीजिए ये क्यू और ये क्यू डैश। तो क्यू डैश पर क्या देख रहे हो आप? अगर पार्टिकल कहीं यहां पर होता, इस जगह पे होता या इस जगह पे होता, तो आपको जो y लेना पड़ता वो नेगेटिव लेना पड़ता।
पार्टिकल इधर से जा रहा हो Q की तरफ या Q से आ रहा हो X डैश की तरफ, उस टाइम आपको तो ये प्लस ही लेना है। हाँ, ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा। जब पार्टिकल इधर जा रहा होता है, कहां से, यहां से X इस डायमीटर से इधर जा रहा होता है Q की तरफ, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल Q से X डैश की तरफ आता है, उस टाइम पार्टिकल टुवर्ड द मीन पोजीशन जाता है। इतनी बात समझ में आई? देखो, इसके लिए इक्वेशन मैंने आपको बता दी कैसे लिखना है। यहां पर नीचे से चल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां माइनस में आएगा। तो इसका मतलब अगर इसकी मैं बात करूं, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्यों लिख रहा हूं बार बार मैं? एसएचएम इसलिए लिख रहा हूं कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल घूम तो इधर रहा है, बट उसकी पोजीशन मीन पोजीशन के ऊपर नीचे चल रही होगी। किस? इस डायमीटर के अलोंग। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों लिखा मैंने ये? देखो जरा इसको, देखो मुझे तो लेना है रेफरेंस लाइन के साथ। ये कौन सी लाइन है? रेफरेंस लाइन। तो पूरा का पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना आएगा? ये आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। जब ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ पे ये होता है। जितना एंगल ये वाला यहाँ से होता है, ये कितना आएगा? ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। उतना ही देखो इस जगह से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये होता है n, इतनी डिस्टेंस होती है y, ठीक है। और उतना ही एंगल ये वाला होगा, जितना एंगल इसके साथ रेफरेंस लाइन के साथ ये बनाएगा OP डैश, उतना ही एंगल यहाँ पे लिखना पड़ता है। करेक्ट है? तो ये चीज आपको समझ में आई। ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये जो क्वांटिटी लिखी होती है, इसको क्या बोलते हो? ये चीज, इसको बोलते हो फेज ऑफ, इसको बोलते हो फेज ऑफ ऑसिलेशन। मैंने लिखा फेज ऑफ ऑसिलेशन। क्या होता है ये? फेज ऑफ ऑसिलेशन क्या चीज है? फेज ऑफ ऑसिलेशन, फेज ऑफ ऑसिलेशन, इसको बोलते हो फाई डैश इज इक्वल टू बोलते हो ओमेगा टी माइनस प्लस फाई। ऐसा आया। अब ये जो फाई है ये कुछ भी हो सकता है, ये जो फाई है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इनिशियली पूछा जाए इनिशियली फेज कितना हो सकता है, तो मैं आपको देखो इनिशियली फेज कितना हो सकता है पार्टिकल अपने रेफरेंस लाइन पे ही बैठा हो, पार्टिकल अपनी रेफरेंस लाइन पे बैठा हो, उस टाइम जो फाई होता है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं एट इनिशियली, क्या बात करूं? एट इनिशियली बात करूं, तो इसका मतलब t इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा? देन फाई इज इक्वल टू क्या आता है? फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये t जीरो हो जाएगा तो फाई डैश इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो ये जो फाई इस टाइम है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इनिशियल फेज। इस टाइम जो ये फाई आता है, फाई डैश फाई के इक्वल आता है, उसको बोल देते हैं क्या? उसको बोल देते हैं फाई नॉट। क्या बोल देते हैं? फाई नॉट। फाई नॉट क्या चीज होती है? फाई नॉट होती है इनिशियल फेज। क्या बोलता हूं मैं इसको? इनिशियल फेज। इस फाई नॉट को मैं बोलता हूं इनिशियल फेज। मैं लिख देता हूं ये क्या है? इनिशियल, ये होता है इनिशियल फेज। तो जो फाई नॉट होता है उसी को आप बोलते हो इनिशियल फेज। तो इसका मतलब फेज ऑफ ऑसिलेशन समझ में आया। और फेज में अगर जो फेज ऑफ ऑसिलेशन है उसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इनिशियल फेज। तो मैं बोल रहा हूं कि जो फेज होता है, फेज उसकी वैल्यू कितनी लाइज करती है? देखिए फाई डैश जो होगा वो क्या आएगा? फाई डैश जो होगा वो हो सकता है कि फाई के बराबर हो सकता है फाई के बराबर हो। तो फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? फाई की वैल्यू या तो जीरो होगी या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पार्टिकल पूरा चक्कर घूम के आ जाए, उस टाइम कितना होगा? जो फेज है, जो फेज की वैल्यू होती है, याद रखना है आपको। क्या करना है? इसे याद रखना है। मैं लिख देता हूं यहां पे, याद रखो। क्या याद रखना है? कि जो फेज की वैल्यू होती है
वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, या तो 0 होगी या 2 पाई होगी या उसके बीच में होगी, इससे ज्यादा फेज नहीं होता है। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, पहले तो बताया नीड ऑफ फेज क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि यहां पर फेज ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। इनिशियल फेज देखने के लिए t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इनिशियल फेज आपको मिल जाएगा। अब जरा फेज डिफरेंस देखिए, क्या देखना है आपको, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे देखोगे, आप सारे फेज काउंट करते हो कहां से, आप सारे फेज काउंट करते हो आप रेफरेंस लाइन से। तो इस वाले में फेज 0 था, इनिशियल फेज है ही नहीं, इस वाले में इनिशियल फेज है, यहां कितना है, यहां पर है इनिशियल फेज -5। इसका मतलब है कि आप रेफरेंस लाइन से नीचे से चलना आपने शुरू किया है। अगर +5 लिखा है इसका मतलब है रेफरेंस लाइन से ऊपर किसी पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। सिर्फ एक टर्म मुझे बताना है और वो क्या था, वो है फेज डिफरेंस। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, फेज डिफरेंस क्या चीज है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई। क्या होता है, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कैसे निकालते हो, डेल्टा फाई देखिए, डेल्टा फाई का मतलब यहां हो जाएगा, ये फेज है, ये फेज और इस फेज में डिफरेंस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसके फेज में और इसके फेज में डिफरेंस कर लीजिए। आपको कोई भी दो इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी दो इक्वेशंस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि फेज डिफरेंस कितना होगा उन ऑसिलेशंस के बीच। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी। तो एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है। तो फेज क्या आएगा, फेज हमेशा मैग्नीट्यूड में आता है। क्या आता है, मैग्नीट्यूड में आता है। तो इसके और इसके फेज में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन के लिए फेज कितना होता है, ओमेगा टी होता है। और रेफरेंस लाइन से ऊपर हो या नीचे हो, आप वो देख लीजिए। ऊपर वाले के लिए ये होगा, ऊपर वाले के लिए ये बना है और नीचे वाले के लिए ये बना है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने जा रहे हो, यहां पे देखो, चाहे पहले ये लिख लो, चाहे पहले आप ये लिख लो। रेफरेंस लाइन का पहले लिखो या फिर रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला फेज लिखो। तो मैंने लिख दिया ओमेगा टी माइनस फाई माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज ये है और एक पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज ये है, जो रेफरेंस लाइन से चला है और एक रेफरेंस लाइन से नीचे से चला है। तो दोनों में देखो ये वैल्यू कट जाएगी, यहां से आएगा कितना, -5 और माड लगा है तो कितना आएगा, 5 आया है। अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछूं कि एक आपके पास इक्वेशन ये है, ये आपके पास क्वेश्चन है, एक इक्वेशन मैंने दे दी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है एंड y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। अब मैं पूछ रहा हूं दोनों इक्वेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस कितना आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये माइनस ये कर लीजिए या ये माइनस ये कर लीजिए, लेकिन मॉड लगा दीजिए, तभी आप फेज डिफरेंस निकाल पाओगे। तो यहां से फेज डिफरेंस कितना आएगा, देखो आप मॉड लगा लीजिए, आप लिख दीजिए ओमेगा टी प्लस π/3 माइनस ओमेगा टी माइनस 2π/3। तो यहां से कितना आएगा, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, π/3 से -2π/3 लेस हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखो यहां से π/3 हटेगा तो कितना आएगा, 2π। देखो यहां से क्या आएगा, पाई इसमें से कम हो जाएगा, -π/3। तो यहां बाहर निकालोगे तो जो फाई की वैल्यू आने वाली है वो आएगी सिर्फ π/3। इस तरह से फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो। अब फाइनली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि फेज की डेफिनेशन अब क्या सीख चुके होंगे। मैंने बताया आपको फेज की डेफिनेशन क्या होगी, फेज क्यों पढ़ते हैं, आपको समझ में आया फेज क्यों पढ़ते हैं। फेज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल चाहिए। कौन सा पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जानने के लिए हम फेज पढ़ते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, फेज पढ़ना क्यों जरूरी है। फेज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ऑसिलेटिंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए, आपको फेज की डेफिनेशन चाहिए। क्या डेफिनेशन होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल which gives complete information about the position and direction of motion of oscillating particle at a given instant with respect to mean
पोजीशन, ये होती है आपके पास फेज की डेफिनेशन। करेक्ट। देखिए आपको समझ में आ गया होगा फेज में क्या कह रहा हूं। फेज में से दो टर्म होते हैं फेज के लिए। क्या होता है? पहला टर्म तो ये है कि पोजीशन पता कर लीजिए, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन पता कर लीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी दो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है तो वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ फेज होगा। लेकिन ये फेज कहां से लेते हो आप? ये आपको देखना है एट अ गिवन इंस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशंस। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए।